नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। मैं हूं अब्दुल्ला सलमान और आप देख रहे हैं गुफ्तगू चैनल का अदबी प्रोग्राम प्रतापगढ़ का अदबी मंजरनामा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर दयाराम मोरिया रत्न साहब, जो एक अच्छे शायर, उस्ताद, नामा निगार, इसी तरीके से अच्छे सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ मैदानों के माहिर हैं। आप माहिर तालीमात भी हैं। आप जो है कई कॉलेज, कई स्कूलों के प्रोफेसर रहे हैं। आप मुसन्निफ़ हैं कई किताबों के। इसी तरीके से आप बाल जज भी हैं। तो नाजरीन, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का से हम जो है आज उनकी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और डॉक्टर साहब का तारुफ आपके सामने पेश करता हूं। डॉक्टर साहब, आप अदब की तरफ, खुसूसन अदब अतफ़ाल की तरफ, यानी बच्चों की तरफ, बच्चों के अदब की तरफ कैसे आए? अदब की तरफ तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ से ही आया हूँ। कहानियाँ लिखना मैंने बहुत पहले, जब मैं हाई स्कूल इंटर में था, मैंने शुरू कर दिया था और कविताएं भी मैं लिखता था। तो पहले मैं बाल बच्चों का साहित्य नहीं लिखता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि बच्चों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से मसाइल हैं, समस्याएं हैं, तो मैंने अपना ध्यान बच्चों की ओर आकर्षित किया और फिर मैंने एक बाल कविता संग्रह, बच्चों की कविताओं का संग्रह और फिर बाल कहानी संग्रह, ये दो मेरा करीब 10 साल पहले निकला, जिसमें बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हमने कहानियों में और कविताओं में प्रस्तुत की थी, ताकि बच्चे सीख सकें, आगे बढ़ सकें। देखिए, इस समय देश में, समाज में बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हमारे देश में तालीम की लोगों में कमी है, इल्म की कमी है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए लोग नहीं जानते हैं। तो चूँकि मैं शिक्षक रहा, अध्यापक रहा, विभिन्न पदों पर रहा, मैंने छोटे बच्चों को भी अपने जीवन के शुरुआत में पढ़ाया। बाद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में मैं प्रवक्ता हुआ, टीचर एजुकेटर हुआ, ट्रेनर हुआ। ऐसे टीचर्स को मैं ट्रेनिंग देता था जो छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, जूनियर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाया जाए ये मैं उनको बताता था। तमाम जो टीचिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो बताता था। और तमाम जो बच्चों का एक फ़लसफ़ा है कैसे पढ़ाया जाए, ये मैं उनको बताता था। तो मैंने देखा कि अदब यानी बच्चों का जो साहित्य है उसकी कमी है, लिटरेचर की कमी है। तो ख़ास तौर से मेरा ध्यान उस ओर गया। और मैं बताऊं कि जब मैं डाइट में था, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में था, तो मुझे जगह जगह ट्रेनिंग के लिए सेमिनार्स में बुलाया जाता था। तो मैं देहरादून गया, आगरा गया, साउथ इंडिया गया। तो मुझे वहाँ पर बहुत नॉलेज मिला बच्चों के विषय में। और तमाम वर्कशॉप्स बच्चों की होती हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स की किताबें लिखी जाती हैं। तो वहाँ भी मुझे, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ में, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बच्चों की प्राइमरी लेवल किताबें लिखी जाती हैं, उस वर्कशॉप में भी मुझे बुलाया गया। तो उससे मुझे बहुत नॉलेज मिला और मैंने देखा कि अच्छी किताबें बच्चों के लिए अभी नहीं हैं, और टीचर्स के लिए कैसे वो बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी किताबें नहीं हैं। तो मैं बताऊं आपको कि मैंने एक प्रबोधिका किताब लिखी। प्रबोधिका टीचर्स के लिए हमने लिखी, वो देहरादून डाक पत्थर में लिखी। अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं कैसे पढ़ाएं, उस पर मेथड, टेक्निक, और ख़ास तौर से खेल खेल में रुचि, मतलब आनंद देते हुए, मतलब हंसी खुशी में बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये मैंने उसमें बताया। नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया आपके सामने कि डॉक्टर साहब एक माहिर तालीम है। आपने बच्चों को किस तरह तालीम देनी चाहिए, टीचरों को ट्रेनिंग दी, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है और कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें आप चूँकि महारत रखते हैं तो आपने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आप जो है ट्रेनिंग दिए। इसी तरीके से आपने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, शायद मैं सच
कह रहा हूँ, मेरी याददाश्त सही हो, कि डॉक्टर साहब ने जो है बच्चों को हाउ टू लर्न करके कि इंग्लिश बच्चों कैसे सीखें, बच्चे कैसे सीखें, उसके लिए 3 स्टैंडर्ड किताबें आपने बनाई हैं, तकरीबन कई उसके हिस्से हैं। इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, और चूँकि आपकी शख्सियत गुनागुन शख्सियत है, आप एक फील्ड के आदमी नहीं हैं, आप मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से महारत रखते हैं, इसलिए आपकी तफसील में मतलब जो है बहुत आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। बहरहाल मैं इतना बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब, आप शायरी की तरफ आपने उर्दू कैसे सीखी? क्योंकि ये भी एक शौक़ होता है आज लोगों में। देखिए, ये होता है कि अब जो है उर्दू को कहा जाता है कि एकदम जैसे जैसे एक मुसलमानों की ज़बान हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़बान तो किसी की नहीं होती, किसी की बाप की जागीर ज़बान नहीं है, ज़बान सबकी है, चाहे अरबी हो, चाहे फ़ारसी हो, चाहे हो, सबको बराबर जो है, सबको उतना है। लेकिन खुशी होती है कि लोग कहते हैं लोग उर्दू नहीं जानते। डॉक्टर साहब जो है उर्दू जानते हैं, और नाज़रीन मैं बताऊं कि डॉक्टर साहब उर्दू लिखना, पढ़ना, शायरी करना सब कुछ जानते हैं, और अच्छी उर्दू जानते हैं। वो अलग बात है कि आजकल इस्तेमाल में कम लाते हैं, लेकिन जो है अच्छी उर्दू जानते हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप उर्दू किस तरह आप सीखे, आपको शौक़ कैसे हो? देखिए, पहले तो सबसे पहले यानी शुरू में ही मैं बता दूं कि जब मैं किसी को उर्दू बोलते देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उर्दू की जो मिठास है, उर्दू के जो अल्फाज हैं, उनका जो प्रोनंसिएशन है, उनका जो तलफ़ुज़ है, वो मुझे बहुत पसंद आता था। और बचपन में तमाम लोग हमारे साथ ऐसे थे जो बातचीत के दौरान शेर व शायरी करते थे, तमाम शेर उर्दू के पढ़ते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेरे मन में आया कि मैं उर्दू सीखूं। तो हाई स्कूल जब मैं कर रहा था तो मेरे एक दोस्त थे, क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, अब्दुल मजीद कुरैशी, यही प्रतापगढ़ के बगल महुआर एक गांव है। अब भी वो हैं, वो हज भी कर आए हैं और अब भी हमारे घर आते हैं, मेरी ही उम्र के वो भी हैं। तो हाई स्कूल में मैंने उनसे कहा कि मुझे उर्दू आप सिखाइए। तो उन्होंने हमको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उर्दू के, जो वर्णमाला है, हर्फ हैं, उन्होंने लिख के दिए। और मेरे अंदर इतना जैसे क्यूरियासिटी थी, सीखने की एक ललक थी मेरे मन में। तो मैंने उर्दू को सीखना शुरू किया। जहाँ हमको दिक्कत आती थी मैं उनसे पूछता था। तो धीरे धीरे उर्दू के जो अल्फाज हैं, जो वर्णमाला जिसको कहते हैं, लेटर्स जिसको कहते हैं, वो मैंने सीख लिया। मुझको याद हो गए, सारे लेटर्स याद हो गए। लेकिन जब उर्दू का मिलावट सीखना हुआ तो मैंने देखा कि मिलावट में जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मिलावट में उनकी शक्ल बदल जाती है। मिलाया जाता है तो बिल्कुल शक्ल बदल जाती है, यानी उनका पहचानना कठिन होता है, तो वो नोक्ते से पहचाने जाते हैं। तो धीरे 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 पहले तो मैंने सोचा कि बड़ा कठिन है, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते करते मैंने सीखा। तो यही आज़ाद नगर में एक आगे चल करके आप देखिए तो एक बुज़ुर्ग टाइप के बैठते हैं, वो उर्दू की किताबें बेचा करते थे, अब शायद नहीं, मेरे बड़े अब्बू हैं वो। हाँ हाँ, तो वो बेचा करते थे। तो उनसे मैं प्राइमरी लेवल की किताबें खरीदता था और फिर मैं उनको पढ़ता था। इस तरह धीरे 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 हायर लेवल की किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया। और ये जो अखबार आते हैं, एक तो है कौमी आवाज़ है और एक और है। बीच में अब तो हमने कम कर दिया क्योंकि हमारी याददाश्त भी कम हो गई और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता। नहीं तो मैं एक मतलब प्रतिदिन उर्दू का एक अखबार लेता था और तमाम जो उसकी खबरें हैं और उसमें जो ये मतलब एडिटोरियल होता है उसको मैंने पढ़ना शुरू। इससे मुझे काफ़ी नॉलेज हुआ। और आपको एक चीज़ और बताऊं, इस समय मैं जो करता हूं, यूट्यूब चैनल मैं देखता हूं, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शायर और जो वहाँ पाकिस्तान के जो चैनल है, तमाम समाचार उर्दू के प्रसारित होते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, जो सेमिनार उसमें आपस में वो डिस्कशन करते हैं। तो इससे मेरी उर्दू मैच्योर हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कोई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती है तो मैं समझ तो बहुत अच्छी उर्दू लेता हूं, लेकिन हमको जो है
कभी कभी जैसे चूँकि रोज़ नहीं पढ़ रहा हूँ इस समय, तो हमको थोड़ा रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह लेकिन लिखने में चूँकि बहुत हमको अभी एक दिक्कत होती है, जैसे उर्दू में जे, ज्वाद, जो, ये कई होते हैं, और छोटा काफ होता है, बड़ा काफ होता है, तो ये थोड़ा समझने में हमको दिक्कत होती है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ये है। तो इस तरह हम मतलब हमको काफ़ी वो हो गया, लेकिन लिखता तो मैं बराबर हूँ, और हमने गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, और यहाँ उर्दू के शायर नाजिस प्रतापगढ़ी जी हैं, उनके अदब का मैंने वो ट्रांसलेशन नहीं, उसका मैंने वो भी किया है, जैसे जिसको कहते हैं समीक्षा हमने की है, अप्राइजल हमने किया है, उर्दू में कहते हैं तनकीद हमने की है। तो इस तरह ऐसा नहीं है, नॉलेज में हमारे कमी नहीं है, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस की कमी से। और अब मैं अपनी गज़ल की जो किताब है नज़्म की, जो हमने लिखी है, अब मैं उससे बात कर रहा था विद्या प्रिंटर्स से, हमने कहा कि भाई उसको उर्दू में मैं उसको एक तरफ हिंदी में रहेगा, दूसरी तरफ उर्दू में रहेगा, तो उसको मैं टाइप करवाना शुरू करने वाला हूँ। नाजरीन, जब हौसले बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। देखिए, डॉक्टर साहब को उर्दू ज़बान सीखने का हौसला था, शौक़ था, शौक़ ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आप उर्दू अच्छी तरह लिखना पढ़ना भी जान गए। नाजरीन, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ कि डॉक्टर साहब की काफ़ी किताबें हैं और शेरी मजमूए कई हैं। तो डॉक्टर साहब, नाजरीन को ये भी बताएं कि आपके अब तक कितने शेरी मजमूए आए हैं और कहानियाँ कितनी आई हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा उर्दू के बारे में और बताना चाहता हूँ, वो मेरी कामयाबी है, क्योंकि मैं सामाइन के सामने हूँ, नाजरीन के सामने हूँ, तो जानना भी चाहिए। यहाँ विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से एक इम्तिहान होता है, उसमें उर्दू जो जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनको उत्साहित किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है। तो एक इम्तिहान होता है विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। तो इलाहाबाद में वो इम्तिहान हुआ था, करीब जब उस समय मैं डाइट फैज़ाबाद में था, तो वहाँ से वो इम्तिहान देने गया था। तो वहाँ जूनियर लेवल की एक परीक्षा होती है उर्दू की, तो उस परीक्षा को मैंने प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीज़न पास किया था, और उस समय करीब 15-20 साल पहले हमको 100 रुपये का पुरस्कार मिला था। तो ये हम जो नाजरीन हैं उनके प्रोत्साहन के लिए बता रहा हूँ। और अब मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में जो मैंने काम किया है, तो हिंदी में मैंने करीब 36-37 किताबें लिखी हैं, जिसमें शायरी की हमारी करीब 15 किताबें हैं, जिसमें 5 महाकाव्य हैं, एपिक्स। एपिक्स तो आप मतलब समझ ही रहे हैं कि जैसे किसी बड़े शख्सियत का पूरा जीवन उसमें, और कई जी कई चैप्टर्स में उसमें लिखना होता है। तो 5 लिखा है हमने, और 5 हमारे जो हैं वो पुरस्कृत हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से हमारा 2 साल पहले संत गाडगे, एक बहुत बड़े संत हुए हैं इधर महाराष्ट्र के, उन पर लिखा, तो वो हमको वहाँ से अयोध्या सिंह उपाध्याय सर्जना पुरस्कार मिला, और 40,000 का पुरस्कार भी हमको मिला था। इसी तरह जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, किसी न किसी संस्था से वो सभी पुरस्कृत हुए हैं। और काव्य संग्रह कई है, जिसमें कविताओं का संग्रह किया गया है। तो इस तरह अगर मैं जोड़ूं तो बहुत ज़्यादा हमने लिखा है, और अभी कई जो हैं वो शाया होने बाकी हैं, उनका प्रकाशन होना बाकी है। तो इस तरह मतलब हमने जैसे कहते हैं हर विधा में, हर मौजू पर हर विधा में, जैसे उर्दू में होता है तो गज़ल होती है, नज़्म होती है, कई चीज़ें होती हैं, उसी तरह हिंदी में भी हमने लिखा है। तो कोई ऐसी विधा नहीं है जो बाकी है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा प्रोग्राम बहुत मुख्तसर होता है, 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। तो ये फिर तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी, और डॉक्टर साहब से हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही प्रोग्राम है हमारा, हम चाहते हैं इसी पे रुखसत लेके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बड़ा लगाव है, आप मुझसे बहुत लगाव रखते हैं। जब भी आप यहाँ प्रतापगढ़ आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं,
और आज आपने इस तरह हमारी रिकॉर्डिंग करके जो किया ये हमारे लिए यादगार है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और जो चैनल है गुफ्तगू चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो छोटे भैया हमारे बेटे समान हैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया।